हम सभी ने बचपन से कुछ कहानियां सुनी हैं। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, राम सेतु, ट्रॉय का युद्ध और ऐसे ही बहुत सारी कहानियां। कभी इन्हें आस्था कहा गया, कभी मिथक और कभी सिर्फ कल्पना कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन क्या हो अगर ये कहानियां असल में इतिहास की वो सच्चाई हो जिन्हें कभी विज्ञान ने नकार दिया था, लेकिन आज वही विज्ञान उनके आगे सर झुका रहा है। क्योंकि जब विज्ञान ने इन रहस्यों को खोजना शुरू किया तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज द हिडन मैथोलॉजी पर हम जानते हैं उन 10 मिथ्स को जो अब एक हकीकत बन चुके हैं। तो सबसे पहला है समंदर के नीचे दफन भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। हजारों सालों से भारत के लोग द्वारका का नाम लेते आए हैं। महाभारत और पुराणों में जिक्र है कि कैसे भगवान कृष्ण ने समुद्र से जमीन मांगकर इस भव्य शहर को बसाया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इस पर सवाल उठने लगे। पश्चिमी इतिहासकारों का मानना था कि भगवान कृष्ण केवल एक काल्पनिक पात्र हैं और द्वारका कभी थी ही नहीं। उनका कहना था कि अगर ये सच है तो सबूत कहाँ है। यह वो सवाल था जिसने हमारी आस्था को एक चुनौती दी थी। परंतु साल 1980 में भारत के मशहूर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने गुजरात के तट पर एक साहसी खोज शुरू की। वो गोताखोरों के साथ समंदर की गहराइयों में उतरे। जैसे ही धूल छटी, समंदर की तह में कुछ ऐसा दिखा जिसने विज्ञान की नींव हिला दी। पत्थर की विशाल दीवारें, भारी लंगर और तरासे गए रास्ते, ये कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थी। ये इंसानी हाथों से बनाई गई एक विशाल सभ्यता के अवशेष थे। कार्बन डेटिंग ने चौंकाने वाले परिणाम दिए। ये अवशेष 9000 साल तक पुराने बताए गए। यहाँ मिले मिट्टी के बर्तनों और तांबे के सिक्कों ने साबित कर दिया कि द्वारका केवल कथा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा सच है। शास्त्रों में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद गांधारी के श्राप और यादवों के आपसी संघर्ष के कारण भगवान कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान करते ही यह नगरी समंदर में समा गई थी। द्वारका का मिलना सिर्फ एक शहर की खोज नहीं है, यह उस भरोसे की जीत है जो हम भारतीयों ने हजारों सालों से संजो कर रखा था। आज भी लहरों के नीचे द्वारका के पत्थर मौजूद हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सत्य कभी मिटता नहीं है, वह बस सही समय का इंतजार करता है। द्वारका जो कल तक सिर्फ एक कहानी थी, आज वो विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली और भारत का सबसे बड़ा सच है। दूसरा है आस्था और इंजीनियरिंग का संगम, राम सेतु। सालों तक हम अपने रामायण में नल, नील और वानर सेना द्वारा बनाए गए पुल के बारे में पढ़ते रहे। आधुनिक दुनिया इसे सिर्फ एक धार्मिक आस्था मानती थी, लेकिन जब नासा की सैटेलाइट तस्वीरों ने रामेश्वरम के धनुषकोडी से मन्नार द्वीप तक फैली उस 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला को कैद किया तो बहस छिड़ गई। क्योंकि यह कोई मामूली कुदरती बनावट नहीं थी, बल्कि चूना पत्थर के विशाल पत्थरों की एक ऐसी चेन थी जो साफ साफ एक मानव निर्मित संरचना का आभास दे रही थी। आज भी रामेश्वरम के तटों पर वो पत्थर मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। वैज्ञानिक आज भी इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। रिसर्च बताती है कि जिस रेत पर ये पत्थर टिके हैं वो 4000 साल पुरानी है, लेकिन पत्थर उससे भी कहीं ज्यादा प्राचीन है। यह विरोधाभास बताता है कि इन्हें कहीं दूर से लाकर यहाँ व्यवस्थित रूप से रखा गया था।
तीसरा है ट्रॉय का युद्ध, जिसे एक प्रेम कहानी के रूप में बताया गया, लेकिन वास्तव में यह है एक खूनी हकीकत। हजारों सालों तक दुनिया ने माना कि ट्रॉय का युद्ध और ट्रॉय का घोड़ा सिर्फ एक कवि की कल्पना थी। होमर की इलियाड को लोग परियों की कहानियों जैसा समझते थे। एक सुंदर राजकुमारी हेलेन, उसका अपहरण और एक लकड़ी के घोड़े के पीछे छुपा हुआ खूनी बदला, यह सब सुनने में फिल्मी लगता था। 19वीं सदी तक इतिहासकारों का मानना था कि ट्रॉय जैसा कोई शहर कभी था ही नहीं। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे इन कहानियों पर यकीन था, हेनरिक स्लीमैन। 1870 में जब दुनिया उन पर हंस रही थी, स्लीमैन इलियाड के नक्शों और कविताओं के संकेतों का पीछा करते हुए तुर्की के हिसारलिक पहुंचे। उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू किया और जो निकल कर आया उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। वहां मिट्टी के नीचे एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक दबे हुए 9 शहरों के अवशेष मिले। स्लीमैन को वहां सोने के गहने, विशाल दीवारें और युद्ध के निशान मिले। जिसे लोग मिथक कह रहे थे, वह तुर्की की मिट्टी के नीचे दबा एक भौगोलिक सत्य था। आज आर्कियोलॉजिस्ट यह साबित कर चुके हैं कि ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी के आसपास ट्रॉय में एक भीषण युद्ध हुआ था। खुदाई में मिली जली हुई दीवारें और कंकाल उस विनाश की गवाही देते हैं। भले ही हॉलीवुड ने इसे एक महान प्रेम कहानी के रूप में दिखाया हो, लेकिन हकीकत यह है कि वह युद्ध संसाधनों, सत्ता और व्यापारिक रास्तों के लिए लड़ा गया एक क्रूर संघर्ष था। ट्रॉय का अस्तित्व अब केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि हर महान लोक कथा के पीछे कहीं न कहीं सत्य की एक नींव होती है, जिसे सदियों तक दुनिया ने एक काल्पनिक महाकाव्य माना। आज वह इतिहास की सबसे रोमांचक और सच्ची घटनाओं में से एक है। चौथा है समंदर का दैत्य जो आज भी जिंदा है, द क्रॉकेन। सदियों पहले जब नाविक गहरे समंदर की सैर पर निकलते थे तो वे तूफानों से ज्यादा एक नाम से डरते थे, द क्रॉकेन। स्कैंडिनेवियाई लोक कथाओं में जिक्र है एक ऐसे विशालकाय समुद्री राक्षस का जिसकी भुजाएं मीलों तक फैली थीं और जो पलक झपकते ही पूरे के पूरे समुद्री जहाज को पानी के नीचे खींच लेता था। दशकों तक वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ शराब के नशे में धुत नाविकों का वहम या एक खौफनाक कहानी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन 19वीं सदी के अंत में समंदर ने अपने राज उगलना शुरू किए। जब दुनिया के अलग अलग तटों पर अजीबोगरीब भीमकाय और चिपचिपी लाशें बहकर आने लगीं, तो वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई काल्पनिक भूत नहीं था, बल्कि यह था जायंट स्क्विड। आज आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि समंदर के ट्वाइलाइट जोन में ऐसे शिकारी आज भी मौजूद हैं। साल 2004 में पहली बार एक जीवित जायंट स्क्विड की तस्वीर ली गई, जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। ये जीव 2000 फीट की गहराई में रहते हैं, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। क्रॉकेन का वह पुराना डर आज एक वैज्ञानिक हकीकत बन चुका है। क्रॉकेन की कहानी हमें सिखाती है कि समंदर के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वह हमसे छिपाए हुए है। पांचवा है सिर्फ औरतों का खूंखार कबीला, अमेजन वॉरियर्स। जब भी हम अमेजन वॉरियर्स का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में वंडर वुमेन जैसी सुपर हीरो की छवि आती है। प्राचीन ग्रीक कहानियों में ऐसी निडर महिला योद्धाओं का जिक्र है जो पुरुषों से नफरत करती थीं और युद्ध के मैदान में काल बनकर टूटती थीं। सदियों तक इतिहासकारों ने इसे केवल कवियों की कल्पना माना। उनका कहना था कि ये औरतें सिर्फ पुरुषों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन हाल ही में यूरेशिया के स्टेपीज मैदानों में हुई खुदाई ने
दुनिया के होश उड़ा दिए। पुरातत्वविदों को वहां प्राचीन सीथियन कबीले की कब्रें मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन कब्रों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के कंकाल भी थे, लेकिन ये आम महिलाएं नहीं थीं। उनके हाथों में कमान थी, पास में तलवारें रखी थीं और उनके शरीर पर युद्ध के गहरे घावों के निशान थे, जैसे तीर से फटी हुई हड्डियां। वैज्ञानिक जांच से पता चला कि इस कबीले की लगभग 1/3 महिलाएं असली योद्धा थीं। वे बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थीं। वे ठीक वैसी ही थीं जैसा होमर और हेरोडोटस ने अपनी कहानियों में बताया था, बिना किसी डर के दुश्मन का सीना चीरने वाली अमेजन्स। आज विज्ञान और डीएनए टेस्टिंग ने यह साबित कर दिया है कि अमेजन की कहानियां सिर्फ मिथक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य थीं। ये महिलाएं किसी काल्पनिक टापू पर नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के पहाड़ों में अपनी बहादुरी का परचम लहरा रही थीं। उन्होंने साबित किया कि युद्ध का मैदान कभी भी सिर्फ पुरुषों की जागीर नहीं था। छठा है वो वक्त जब पूरी दुनिया डूब गई थी, द ग्रेट फ्लड। दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति और हर धर्म में एक कहानी समान है, एक विशाल प्रलय की कहानी। हिंदू धर्म में भगवान मत्स्य और मनु की नाव, इस्लाम और ईसाईयत में नूह का आर्क और सुमेरियन सभ्यताओं में गिलगामेश। सवाल यह उठता है कि हजारों मील दूर रहने वाली अलग अलग सभ्यताओं के पास एक जैसी कहानी कैसे आई? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखों से कयामत का वो मंजर देखा था? सालों तक इसे महज एक धार्मिक रूपक माना गया, लेकिन आधुनिक भूविज्ञान की खोज ने इस धारणा को बदल दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 12,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हो रहा था, तब धरती पर अचानक तापमान बढ़ने लगा। विशालकाय ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र का जलस्तर देखते देखते 400 फीट तक बढ़ गया। ब्लैक सी के पास हुए शोध बताते हैं कि समुद्र का पानी इतना तेजी से मैदानी इलाकों में घुसा था कि उसकी शक्ति हजारों नियाग्रा फॉल्स के बराबर थी। प्राचीन शहर, गांव और खेत रातों रात समंदर की गहराई में दफन हो गए। नाविकों और जनजातियों के लिए वह सचमुच दुनिया का अंत ही था। आज अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के जरिए समुद्र के नीचे दबे हुए प्राचीन शहरों के अवशेष मिल रहे हैं। ये अवशेष इस बात का सबूत हैं कि महाप्रलय कोई कोरी कल्पना नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने उस भयानक तबाही को झेला और उसे कहानियों के रूप में सुरक्षित रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद। सातवां है वेदों की लुप्त धारा सरस्वती नदी। हजारों सालों तक सरस्वती को केवल एक काल्पनिक नदी माना गया। ऋग्वेद में जिसे नदी तमे यानी सबसे महान नदी कहा गया, वह नक्शों से पूरी तरह गायब थी। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग इसे कवियों की कल्पना कहता रहा। लोग मानने लगे थे कि सरस्वती केवल प्रयागराज के संगम में गुप्त रूप से बहती है, लेकिन क्या कोई विशाल नदी रातों रात गायब हो सकती है या फिर वह हमारे पैरों के नीचे ही कहीं छिपी है? सरस्वती नदी का मिथक तब हकीकत में बदला जब इसरो और नासा के सैटेलाइट्स ने राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तान के नीचे पोलियो चैनल्स यानी प्राचीन जलमार्गों की खोज की। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि कभी मिट्टी के नीचे एक विशाल नदी बहती थी, जो कहीं कहीं 7 से 12 किलोमीटर तक चौड़ी थी। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4000 साल पहले आए भीषण भूकंपों ने नदी के रास्ते को बदल दिया और पानी के स्रोत बंद हो गए। इसके बाद भीषण सूखे ने इस महान सभ्यता की जीवन रेखा को रेत के नीचे दफन कर दिया। आज भी जब उन इलाकों में खुदाई की जाती है तो मीठा पानी और नदी की सिल्ट मिलती है, जो इसके अस्तित्व का अटूट प्रमाण है। आठवां है
असली ड्रैकुला की दास्तान, व्लाद द इम्पेलर। जब हम ड्रैकुला का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में काले लबादे वाला एक पिशाच आता है जो रात के अंधेरे में लोगों का खून पीता है। ब्रैम स्टोकर के उपन्यास ने ड्रैकुला को दुनिया का सबसे मशहूर पिशाच बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ड्रैकुला कोई काल्पनिक दानव नहीं बल्कि इतिहास का एक खूंखार राजकुमार था। रोमानिया की पहाड़ियों में बसा ट्रांसिल्वेनिया आज भी उस इंसान की चीखों से गूंजता है जिसे दुनिया व्लाद द इम्पेलर के नाम से जानती है। 15वीं सदी में व्लाद III, जिसे व्लाद ड्रैकुला भी कहा जाता था, वेलाचिया का राजकुमार था। उसके बारे में मशहूर पिशाच वाली बातें भले ही कल्पना हो, लेकिन उसकी असलियत किसी भी हॉरर मूवी से ज्यादा डरावनी थी। उसे इम्पेलर का नाम इसीलिए मिला क्योंकि वह अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए एक लंबी और नुकीली लकड़ी के खंभे पर जिंदा टांग देता था। इतिहासकार बताते हैं कि एक बार जब दुश्मन की सेना व्लाद पर हमला करने आई तो उन्होंने रास्ते में हजारों लोगों को खंभों पर टंगा हुआ पाया। यह मंजर इतना खौफनाक था कि दुश्मन सेना बिना लड़े ही पीछे हट गई। वह खून पीता नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि वह अपने दुश्मनों की लाशों के बीच बैठकर खाना खाना पसंद करता था। उसके लिए हिंसा एक शौक नहीं बल्कि दहशत फैलाने का एक हथियार थी। तो एक राजकुमार पिशाच कैसे बन गया? व्लाद की इसी बेहिसाब क्रूरता और उसके ड्रैकुला नाम ने लेखकों को प्रेरित किया। सदियों बीतने के साथ उसकी खूनी कहानियां लोक कथाओं में बदल गईं और धीरे धीरे इतिहास का यह क्रूर योद्धा दुनिया का सबसे बड़ा वैम्पायर बन गया। व्लाद द इम्पेलर की दास्तान हमें सिखाती है कि कभी कभी हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा बेरहम होती है। आज ड्रैकुला सिर्फ फिल्मों का एक किरदार है, लेकिन रोमानिया की मिट्टी आज भी उस राजकुमार की गवाह है जिसने खून की नदियां बहाकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। नवा है सोने का शिकार, द गोल्डन फ्लीस। प्राचीन ग्रीक कहानियों में जेसन और आर्गोनॉट्स की वीरता के किस्से मशहूर हैं। उनकी पूरी जंग एक ऐसी चीज के लिए थी जिसे गोल्डन फ्लीस यानी सोने की ऊन वाली जादुई खाल कहा जाता था। माना जाता था कि यह खाल जिस राजा के पास होगी उसका राज्य धन्य हो जाएगा। सदियों तक इतिहासकारों ने इसे केवल एक कल्पना माना, लेकिन क्या वाकई कोई ऐसी भेड़ थी जिसका ऊन सोने का बना था, या इसके पीछे प्राचीन दुनिया का कोई गुप्त विज्ञान छिपा था? हाल ही में भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस रहस्य की परतें खोली हैं। यह कहानी हमें लेकर जाती है आधुनिक जॉर्जिया के कोल्चिस इलाके में। यहाँ की नदियों में पहाड़ों से बहकर सोने के बारीक कण आते थे। प्राचीन काल के स्थानीय निवासी इन कणों को इकट्ठा करने के लिए एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। वे नदी के बहाव में भेड़ की खाल को बिछा देते थे। खाल की घनी ऊन एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करती थी जो पानी को जाने देती थी, लेकिन सोने के भारी कणों को अपने रेशों में फंसा लेती थी। जब इन खालों को धूप में सुखाया जाता था तो वे सोने की तरह चमकने लगती थी। यही वो गोल्डन फ्लीस थी जिसे देखने वाले विदेशी इसे जादुई चमत्कार समझ बैठते थे। जॉर्जिया के स्वनेती क्षेत्र में आज भी कुछ गांव इसी प्राचीन तकनीक का उपयोग करते हैं। जिस सोने के शिकार को ग्रीक वीरों का एक महान साहसिक अभियान बताया गया, वह दरअसल उस दौर की एक आधुनिक माइनिंग तकनीकी को हासिल करने की कोशिश थी। जिसे लोग जादू समझ रहे थे, वह असल में इंसानी बुद्धिमत्ता और प्रकृति का मेल था। आज यह सोने की खाल ग्रीक मिथक का हिस्सा नहीं बल्कि मानव इंजीनियरिंग का एक सुनहरा अध्याय है। और 10वां है अंटार्कटिका का रहस्यमयी पीरी रईस का नक्शा। कल्पना कीजिए एक ऐसा नक्शा जो 500 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन उसमें दुनिया का एक ऐसा कोना दिखाया गया है जिसकी खोज इंसान ने उसके 300 साल बाद की।
हम बात कर रहे हैं पीरी रईस मैप की। 1513 में एक तुर्की एडमिरल ने इसे तैयार किया था। इस नक्शे की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका के तट को बिना बर्फ के दिखाया गया है, लेकिन विज्ञान कहता है कि अंटार्कटिका पिछले लाखों सालों से बर्फ की चादर में ढका है। तो फिर पीरी रईस ने यह नक्शा कैसे बनाया? क्या यह कोई जादू था या प्राचीन दुनिया का कोई खोया हुआ राज? सालों तक इसे महज एक इत्तेफाक या गलत ड्राइंग माना गया, लेकिन 1960 के दशक में प्रोफेसर चार्ल्स हैपगुड ने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि नक्शे में दिख रहा हिस्सा अंटार्कटिका का क्वीन मॉड लैंड है, और वो भी बिना बर्फ के। आधुनिक सिस्मिक सर्वे से पता चला कि बर्फ के नीचे दबे अंटार्कटिका के तट की बनावट ठीक वैसी ही है जैसी नक्शे में दिखाई गई है। रहस्य और गहरा हो जाता है जब पीरी रईस खुद लिखते हैं कि उन्होंने यह नक्शा अपनी कल्पना से नहीं बल्कि सिकंदर के दौर के प्राचीन नक्शों को मिलाकर बनाया है। क्या इसका मतलब यह है कि हजारों साल पहले कोई ऐसी उन्नत सभ्यता थी जिसने पूरी दुनिया की मैपिंग कर ली थी, उस वक्त जब अंटार्कटिका बर्फ से पूरी तरह ढका नहीं था? आज वैज्ञानिक इसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और पोलर शिफ्ट जैसी थ्योरी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे दक्षिण अमेरिका के तट की एक गलत व्याख्या मानते हैं, लेकिन नक्शे की सटीकता आज भी विवाद का विषय है। यह नक्शा इस बात की गवाही देता है कि हमारे पूर्वजों के पास भूगोल का ऐसा ज्ञान था जो आज के आधुनिक विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वाकई प्राचीन इंसान हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थे, या फिर अंटार्कटिका के पास ऐसा कोई राज छिपा है जो अभी खुलना बाकी है? जिसे दुनिया एक नक्शा कहती है, वो शायद बीते हुए कल का सबसे बड़ा सबूत है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तो याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है सामने आने के लिए। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, अगर ये सब बातें सच हैं, तो क्या वो नर्क का द्वार या अमरता का झरना भी कहीं छिपा हुआ है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आता है कि क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं, या अभी भी दुनिया में ऐसे हजारों रहस्य छिपे हैं जो सामने आना बाकी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों को जानने के लिए द हिडन मिथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप अगला बड़ा रहस्य मिस कर देंगे। जय महाकाल।